जय हिंद देशवासियों। सबसे पहले तो मैं देश के जवानों को एक छोटी सी अच्छी खबर सुना देता हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आरटीआई के तहत डीओपीटी से कुछ दस्तावेज मांगे थे। एक ये कि उस आदेश की प्रतिलिपि दी जाए जिसके तहत बीएसएफ को एक सशस्त्र बल से हटाकर एक सिविल विभाग में डाला गया था। दूसरा, ये एनपीएस बीएसएफ पे किस आदेश के तहत लागू हुई है। ये दोनों ही आदेश डीओपीटी के पास नहीं है और उन्होंने मेरा आरटीआई आवेदन किसी तीसरे विभाग को ट्रांसफर कर दिया है। देश के सभी कर्मचारी बंधु इस बात को भली भांति जानते हैं कि कर्मचारियों के संदर्भ में डीओपीटी से ज्यादा रूल रेगुलेशन और दिशा निर्देश भारत के किसी विभाग के पास नहीं है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, ऐसा कोई आदेश कभी निकला ही नहीं है। अब मैं एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं। इस देश में राष्ट्रवाद और देशद्रोह की परिभाषा कब बदल दी गई हमें पता ही नहीं चला। क्या इस देश में उस जवान से बड़ा भी कोई राष्ट्रभक्त है जो मौत सामने खड़े होते हुए भी अपना मोर्चा नहीं छोड़ता इस देश की सुरक्षा के लिए? लेकिन वही जवान जब अपने लिए 2 वक्त का अच्छा खाना मांग ले या फिर किसी भ्रष्टाचार की शिकायत कर दे तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। अर्थात इस देश में गलत के विरुद्ध बोलना ही देशद्रोह की परिभाषा बन गया है। और हालात देखिए आप देश के, कुछ लोग इन जवानों के साथ सिर्फ फोटो खिंचवा के बड़े राष्ट्रवादी घोषित हो जाते हैं। ठीक इसके विपरीत ये तथाकथित राष्ट्रवादी इन जवानों को कानूनी रूप से मिलने जा रही पुरानी पेंशन योजना को रोकने के लिए इन जवानों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो फिर उन्हें देशद्रोहियों की संज्ञा क्यों नहीं दी जानी चाहिए? मैं इस देश की राष्ट्रवादी सरकार से एक सवाल करना चाहूंगा कि पुरानी सरकारों को छोड़िए, आप बताइए पिछले 11 सालों में इन जवानों के लिए आपका एक नया फैसला, एक नया आदेश जिसके कारण इन जवानों के वेतन में 1 रुपया भी अतिरिक्त जा रहा हो, ऐसा कोई आदेश नहीं मिलेगा आपको। ठीक इसके विपरीत मैं आपको उदाहरण के साथ ऐसे कई तथ्य बता दूंगा जिसमें इन जवानों को सीधे तौर पे आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। अभी देश में खासकर उत्तर भारत में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप है, जहां आप अपने घर में अपने कमरे में गर्म कपड़े पहनकर कंबल रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, बैठे हैं, फिर भी कंपकंपी महसूस हो रही होगी। एक बार कल्पना कीजिए कि इन हालात में एक खुले रेगिस्तान में, एक घने जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर बर्फ के बीच में एक जवान खड़ा होकर इस देश की सुरक्षा कर रहा है। और यह हालात सिर्फ सर्दियों के नहीं है, गर्मियों में यही रेत आग उगलती है। आपने कई बार समाचार पत्रों में, वीडियोस में देखा होगा कि गर्मियों में इस रेत पे पापड़ सिक जाते हैं और इन हालातों में एक जवान ड्यूटी कर रहा है। और ये कोई सर्दी गर्मी की बात नहीं है, ये 12 महीने मौसम की यही मार झेलते हुए देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं। और ठीक इनके विपरीत दिल्ली के एसी कमरों में बैठ के इनके विरुद्ध साजिशें रची जाती हैं। इनको मिलने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स को कैसे कम किया जाता है, ये वहां तय होता है। एक ऐसी साजिश के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे पेश तो ऐसे किया गया जैसे बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन वो उसके पीछे का जो मकसद था वो बहुत बुरा था। ये बात है सन 2012 की। मैं नया भर्ती होके उदयपुर पोस्टिंग हुई थी मेरी। उस साल बीएसएफ में एक नई रैंक क्रिएट हुई थी, एएसआई जीडी की। उसे यह कह के लाया गया था कि अब प्रमोशन की कोई कमी नहीं होगी। उससे पहले बीएसएफ में एक जवान हेड कांस्टेबल से सीधा एसआई बनता था। तो ये रैंक लाई गई और कहा गया कि इससे प्रमोशन बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके पीछे का मकसद कुछ और था। आज के हालात ये हैं कि पहले जिस समय में एक जवान एसआई बन जाया करता था, आज एएसआई भी नहीं बन रहा है। और पहले क्योंकि एसीपी थी तो 24 साल में एक जवान को एसआई की रैंक मिले ना मिले, एसआई की पे मिल जाया करती थी।
आज वही पे 30 साल में जाके मिल रही है। ये हालात हैं देश के। अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये तो बात हुई सरकार की, मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय की बात करता हूं। इस देश के जो सर्वोच्च न्यायकर्ता है, उनकी सोच के बारे में, न्याय के प्रति उनकी दृष्टि के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में एक 11 पेज के लेटर का जिक्र किया था। उस 11 पेज का हर एक पैराग्राफ बहुत गंभीर सवाल उठाता है। उसी 11 पेज का एक मैटर था जिसमें प्रमोशन के कंपैरिजन के रिगार्डिंग कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। अभी कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि देश के सीएपीएफ में ऑफिसरों के प्रमोशन बहुत कम है, तो आप आईपीएस के डेपुटेशन को कम कीजिए और इनके प्रमोशन बढ़ाइए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं सीएपीएफ में आईपीएस का अस्तित्व ना के बराबर है, बहुत कम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो करेंगे तो सही। तो वो हालात ये हैं कि उसके बाद शायद अभी कोई न्यूज आई है, दोबारा डायरेक्शन कुछ जारी हुए हैं। तो मैं आपको खबर सुना रहा हूं। यह घटना है पिछले साल 14 जून 2025 की। बंगाल में बीएसएफ के एक जवान ने अपने साथी को गोली मार दी थी, और गोली एक नहीं, जैसी खबरें आई 13 राउंड फायर हुए। एक जवान को मारने के लिए तो एक गोली बहुत होती है, 2 मार देता, 3 मार देता, 13 राउंड फायर हुए। अब आप एक बार सोचिए, क्या उन जवानों के बीच कोई पुश्तैनी झगड़ा था? नहीं। कोई संपत्ति विवाद था? नहीं। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये कि देश के जवान जिस तनाव में जी रहे हैं, ये उस तनाव का चरम था। उस दिन मौत तो सिर्फ बीएसएफ के एक जवान की हुई थी, लेकिन बीएसएफ ने 2 जवान खोए। एक की मौत, दूसरा जेल गया। क्या इस तरह की घटनाओं का इस देश को कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। 2 जवानों की जगह खाली हुई, उसको भरने के लिए 2000 नए खड़े होंगे। बेरोजगारी के हालात तो ये हैं देश में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहां मैं फाइनेंशियल मैटर से लेके इतने गंभीर विषय की तरफ मोड़ लाया इस चीज को। बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी बिना संबंध की बात नहीं करता हूं, बेमेल की बात नहीं करूंगा। मैं इसका भी देश के जवानों के फाइनेंशियल मैटर से एक सीधा संबंध है। जिन जवान की मौत हुई थी उस दिन, वो मार्च 1989 को बीएसएफ में एक कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे, और जिस दिन उनकी मौत हुई यानी कि 14 जून 2025 को वो एक हेड कांस्टेबल थे। अर्थात अपने 36 साल की सर्विस में उन्हें मात्र एक प्रमोशन मिला था। ठीक इसके साथ उन जवान से 2 महीने बाद बीएसएफ में एक असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती होते हैं, संजय कुमार साहब। आज वो बीएसएफ में आईजी हैं, यानी कि एसी से लेके आईजी तक 5 प्रमोशन ले चुके हैं। एक जवान के एक प्रमोशन के मुकाबले वो 5 प्रमोशन ले चुके हैं। बावजूद इसके देश के सर्वोच्च न्यायालयों के ऑफिसर के प्रमोशन कम लग रहे हैं। अर्थात इस देश में जवानों की कोई वैल्यू नहीं है। अब कहते हैं ना, बहुत से लोग जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, आप करते रहिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए, कुछ नहीं होगा। होता है, बहुत कुछ होता है। हम लोग मौखिक बहस करते हैं, हम कभी कागज पे चीजों को उतारते ही नहीं है। हुआ ये कि वो 25 अगस्त का जो लेटर था, उसकी एक कॉपी डीजी बीएसएफ को भी थी, और वो लेटर 26 अगस्त को डीजी बीएसएफ को मिल गया। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि उस लेटर के मिलने के 3 दिन के अंदर बीएसएफ में प्रमोशन की भरमार निकाल दी गई। ऐसा नहीं कि उन्हें मेरे पत्र से कोई फर्क पड़ रहा था, बिल्कुल नहीं। फर्क इसलिए पड़ा कि वो लेटर एड्रेस सुप्रीम कोर्ट का था, इनको तो सिर्फ कॉपी थी। तो कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कर लिया तो वहां उनको बताने के लिए कुछ तो करें, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि स्थिति तो उस दिन की पूछी जाएगी जिस दिन लेटर मिला था। उसके बाद आपने क्या किया वो इतना मायने नहीं रखता। लेकिन खैर छोड़ो, कुछ अच्छा हुआ वही बढ़िया है।
अब हालात देखिए आप, देश का जवान बहुत विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी दे रहा है, लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट देने से पहले इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ये लगातार इन जवानों को मिलने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट को कम करते जा रहे हैं। मैं देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को एक बात कहना चाहूंगा कि जो 7th पे कमीशन था वो 2016 में लागू होना था, 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ और उसे 2016 में ही लागू कर दिया गया। भाई उस टाइम तो वर्तमान सरकार नई नई बनी थी, थोड़ा ही टाइम हुआ था, बावजूद उसके जिस साल में लगना था उसी साल के कुछ महीनों में इसको लगा दिया गया। 8th पे कमीशन में ये पीछे क्यों जा रहा है, कभी सोचा आपने? शायद किसी बड़े इलेक्शन का इंतजार हो रहा हो। अब 8th पे कमीशन में पता नहीं ये क्या करेंगे लोग। मैं 7th पे कमीशन की एक घटना बताता हूं आपको। 6ठे पे कमीशन में ग्रेड पे सिस्टम था, यानी जब किसी बंदे को प्रमोशन मिलता था या एमएससी भी मिलती थी तो उन्हें वेतन में एक अच्छा खासा बदलाव मिलता था। और अगर मैं बीएसएफ जवान की बात करूं तो वो जवान 2400 और सीधा 4200 पहुंचता था। एएसआई की रैंक क्रिएट हो गई तो चलो 2800 पहुंचेगा वो, फिर भी एक अच्छा खासा परिवर्तन आता था। 7th पे कमीशन इन्होंने प्रमोशन को मात्र एक एनुअल इंक्रीमेंट बना के छोड़ दिया है। किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया इस बारे में, और ये हालात 8th पे कमीशन में और बुरे हो जाएंगे। हाँ, कोई नहीं इलेक्शन में हार का डर लगे तो एक अलग बात है, वरना 8th पे कमीशन और बुरा जाने वाला है। 7th भी शायद देश के इतिहास में सबसे कम वेतन वर्दी वाला वेतन आयोग था। 8th का देखो क्या होता है। बात सिर्फ इन चीजों की नहीं है। क्या इस देश में इतनी विपरीत परिस्थितियों में एक जवान खड़ा होकर देश की सुरक्षा कर रहा है, उन्हें तो समय नहीं है, ना ही वो इतने जानकार हैं, वो तो कहीं बैठे हैं पहाड़ों पे, कहीं जंगलों में, कहीं रेगिस्तान में। देश के भीतर क्या हो रहा है, ये दायित्व बनता है इस देश के नागरिकों का कि जो हमारे लिए वहां बैठे हैं उन्हें हम सपोर्ट करें। लेकिन खैर छोड़िए, आप क्यों टेंशन लोगे? कौन सा आपका बेटा वो परेशानियां झेल रहा है, कौन सा आपका बेटा शहीद हो रहा है बॉर्डर पे? आप तो तब जागना जब आपके खुद के ऊपर पर्टिकुलर कोई परेशानी आएगी। लेकिन याद रखिए, उस दिन आपके साथ भी खड़े होने वाला कोई नहीं होगा। मैं देश के लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि यदि आपको इस वीडियो में एक भी बात यूं लगे कि व्यर्थ की बातें हैं तो आप इस पे कुछ ना कीजिए। लेकिन यदि आपको यह लगे कि हमारा देश के जवानों के प्रति कुछ दायित्व तो बनता है और इस वीडियो में एक भी सवाल व्यर्थ का नहीं है, तो कृपया आप भले ग्राउंड पे मत उतरिए इन जवानों के सपोर्ट में। आपके हाथ में जो 5-6 इंच का स्क्रीन है ना, वो वर्तमान समय में इससे ज्यादा इफेक्टिव कोई साधन नहीं है अपनी बात रखने का। तो आप जितने भी सोशल साइट का उपयोग करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, थ्रेड हो या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, यदि आपको लगता है कि ये सारे सवाल उचित हैं, हर एक प्रश्न जायज है, तो सरकार से सवाल कीजिए कि देश के जवानों से के साथ ये अन्याय क्यों, उनके साथ ये धोखा क्यों। जय हिंद देशवासियों।